गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं और उस चैप्टर से आप लोग थोड़ा-सा परिचित होंगे, है ना? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, है ना? जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो जो कल वाली हमारी क्लास हुई थी, तो कल वाली क्लास में आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसमें हम लोगों ने हमारा जो स्थलीय पाइतंत्र था, वो हो चुका है, ठीक है? जो हमारा स्थलीय पाइतंत्र था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वन के बारे में पढ़ लिया, घास के मैदानों के बारे में पढ़ लिया, मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया और टुंड्रा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? और जब हम इसका सब डिवीज़न करते हैं वन वाला, तो उसमें आता है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण और आपका जो शंकुधारी वन है ना? तो ये 2 आपके आते हैं, तो इन सबको हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज जो हमको पढ़ना है वो है हमारा जलीय पायतंत्र, है ना? तो हम आज पढ़ेंगे जलीय पायतंत्र में। अब जलीय पायतंत्र में आपको देखिए 3 पार्ट आते हैं, जो पहला है अलवणीय पायतंत्र और दूसरा है सागरीय, या इसको हम बोल देते हैं लवणीय पायतंत्र, और जो तीसरा हमारा वो है संक्रमणकालीन पायतंत्र, ठीक है? तो चलिए जो आज की हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी हमारी जलीय पायतंत्र के बारे में, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो आज हमारी सेकंड क्लास है इसकी, तो उसमें देखो हमने लिखा है कि जलीय पायतंत्र, है ना? अब जलीय पायतंत्र हमारा कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, या किन-किन घटकों से मिल कर के बना होता है, या इसके अंतर्गत कौन-कौन से ऐसे पायतंत्र आते हैं, जिनको मिला कर के हम ये कह पाएँगे कि ये जलीय पायतंत्र है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है सागरीय पायतंत्र, या इसको हम क्या बोलते हैं, लवण पायतंत्र, मतलब यहाँ पे नमक की मात्रा पाई जाएगी। जो दूसरा है वो हमारा स्वच्छ जल का पायतंत्र है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अलवण पायतंत्र बोलते हैं। और जो तीसरा हमारा है वो है संक्रमणकालीन पारितंत्र, ठीक। अब जब हम इसका भी सब डिवीजन करते हैं तब हमको मिलता है सागरीय के अंतर्गत पहला है खुला समुद्र, दूसरा है बैरियर द्वीप, और तीसरा हमारा तटरेखा, और चौथा हमारा प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान, ठीक है। इनका अपना एक पायतंत्र होता है, ठीक है। मतलब मूंगे की चट्टान का अपना एक पायतंत्र है, तटरेखा का अपना एक पायतंत्र है, बैरियर द्वीप का अपना एक पायतंत्र है, और खुला समुद्र का अपना एक पायतंत्र है, ठीक है। और ये चारों के चारों सागरीय पायतंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, जो दूसरा है वो हमारा स्वच्छ जल पायतंत्र, इसके अंतर्गत 2 बातें हैं। एक है कि जो स्थिर या रुका हुआ जल, अब इसका एक अपना पायतंत्र होगा, जैसे तालाब का अपना पायतंत्र है, झील का अपना पायतंत्र है, ठीक है? और जो दूसरा है वो है बहता हुआ जल, इसके अंतर्गत कौन आएगा? झरना, जहाँ से पानी गिरता है, आप सब जानते होंगे। पर्वतीय जल स्रोत, धाराएँ और नदियाँ, ठीक है? ये क्या है? बहते हुए पानी के पायतंत्र हैं। और जो तीसरा है वो है हमारा संक्रमणकालीन पारितंत्र, इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, कौन-कौन से? ज्वार नदमुख, जिसको हम बोलते हैं एस्चुरी, है ना? और दूसरा हमारा आर्द्र भूमि, और तीसरा हमारा मैंग्रोव पारितंत्र। और आप सबको पता है कि मैंग्रोव पारितंत्र से सवाल पूछे जाते हैं, है ना? तो इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करिएगा। तो ये चीज़ें हमको जो है जलीय पारितंत्र के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा-सा उस पे डिस्कशन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, वो होगी हमारी सागरीय पायतंत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग ये जो इसके 4 सब डिवीज़न हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आओ थोड़ा-सा इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो जलीय पायतंत्र है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ठीक है? चलिए। फिर देखिए हमारा ये जो सागरीय पायतंत्र है, ये। इसमें देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये टेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा खुला समुद्र है। अब एक-एक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला है खुला समुद्र। फिर अब खुले समुद्र में किस प्रकार के जो है पादप और जीव पाए जाते हैं, उसकी हम चर्चा यहाँ पे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक? जैसे अब ये हम जब आगे आएँगे तब आपको इस पे और डिटेल बताएँगे। और उसके बाद फिर हम आ जाएँगे बैरियर द्वीप पे अपने, है ना? जो हमारा बैरियर द्वीप पायतंत्र है। उसके बाद जो तीसरा है वो तटरेखा, और जो चौथा हमारा है वो है प्रवाल भित्ति पायतंत्र। चूँकि प्रवाल भित्ति में यूपीएससी में सवाल कई बार पूछे गए हैं अभी पिछले 2-4 सालों में। तो ऐसा है कि स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा-सा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जो सबसे पहले परिचय कि प्रवाल भित्तियाँ होती क्या हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रवाल भित्तियों के प्रकार क्या-क्या हैं, कितने प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, है ना? फिर हम जब उनको थोड़ा-सा एक-एक को आगे आगे बढ़ा के आपको बताएँगे। और जो एक बात आती है कि प्रवाल भित्तियों को आखिर खतरा कैसे होता है ना? चूँकि प्रवाल भित्तियाँ इस समय जो है संकटग्रस्त में आ गई हैं, ठीक है? तो अब चूँकि ये
ये जो विषय हमारा वो करंट का है कि आज के समय में जो प्रवाल भित्तियों का जो पाइतंत्र है वो खतरे में है। तो खतरे में तो उसके रीज़न्स क्या-क्या हैं या उनको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं? तो वो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है, ठीक है? और उसके बाद फिर जो एक हम चर्चा करेंगे कि भारत में प्रवाल भित्तियों की स्थिति क्या है? कि मतलब भारत में कहाँ-कहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? फिर जब इतनी सारी बातें हम कर लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में जानेंगे कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी संस्थाएँ अभी काम कर रही हैं, कौन सी नेशनल संस्थाएँ हैं और कौन से भारत लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है? तो ये सारी जो है बातें अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक है? तो जब इतनी बातें हो जाएँगी तब हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। कौन-सा? सागरीय पाइतंत्र, ठीक है? तो चलिए उसके बाद जब कल वाली क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है, जो आपका ये है स्वच्छ जल पाइतंत्र उसकी बात कर लेंगे और जो हमारा संगमरकालीन है उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं, जो सागरीय पाइतंत्र है उसके अंतर्गत क्या-क्या बातें पढ़नी है, ठीक है? देखो जैसे हमारा ये ना सागरीय पाइतंत्र इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा हम ये जान लें कि जलीय पाइतंत्र होता क्या है और इसको प्रभावित कौन-कौन करते हैं? तो आप सबको पता है कि जिस प्रकार से जो हमारा स्थलीय पाइतंत्र होता है, उसके भी कुछ घटक होते हैं, उसी प्रकार से हमारा एक जलीय पाइतंत्र होता है ना? हमारा जल है और मतलब जल हो गया, अब जल में क्या होंगे? पादप होंगे और प्लस यहाँ के जीव होंगे, ठीक है? अब इसके अलावा जो अकार्बनिक तत्व हैं, क्या? जैसे ऑक्सीजन, है ना? क्योंकि अगर जल के अंदर किसी को ज़िंदा रहना है, तो भी वहाँ क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अजैविक तत्व हो जाएगा, है ना? जो हमारा जल है, वो क्या हो जाएगा? अजैविक तत्व हो जाएगा, लेकिन जो जैविक तत्व हैं, वो क्या-क्या हैं? वहाँ के पादप और वहाँ के जीव। तो इन सबको मिला कर के जो हमारा एक निकाय बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलीय पाइतंत्र बोलते हैं, ठीक? चलिए, अब एक बात यहाँ पे है कि जलीय पाइतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? आओ देखते हैं। जलीय पाइतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान। देखो, तापमान का मतलब ये है कि जल, ठीक है? जिस प्रकार से हमारे स्थल पर जो हमारी ऊष्मा है या जो गर्मी है, ठीक है? उससे प्रभावित होकर के जीवों का रहना या ना रहना डिपेंड करता है, उसी प्रकार से जल के अंदर भी ऊष्मा या ताप से जो वहाँ के जीव हैं, जो वहाँ के पादप हैं, वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अगर कर लेंगे तो वो ज़िंदा रहेंगे, नहीं कर पाएँगे तो वो समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? तो इस नाते जो है तापमान क्या करता है? उसको प्रभावित करता है, किसको? जलीय पाइतंत्र को, ठीक? दूसरी बात, पोषक तत्वों की उपलब्धता। अगर पोषक तत्व उचित मात्रा में उस जलीय पाइतंत्र में होंगे, तभी वहाँ के जो जीव हैं, जो पादप हैं, वो ज़िंदा रह पाएँगे। नहीं होंगे तो नहीं रह पाएँगे, सीधी-सी बात है। तीसरी बात है प्रकाश की तीव्रता। अभी ये सब बातें आपको आगे और डिटेल में जानने को मिलेंगी। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है? होता क्या है? देखिए, प्रकाश की जो हम जब तीव्रता की बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो हमारा जो समुद्र है वो इतना गहरा है, ठीक है? ये हमारा जो है ऊपर का लेवल है और ये गहराई है। अच्छा एक बात बताइए, जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो कहाँ तक आएगा? मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय क्षेत्र बोलेंगे और जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रकाशीय क्षेत्र बोलेंगे। अब प्रकाशीय क्षेत्र में जो पादप और जीव पाए जाएँगे उनका पायतंत्र अलग होगा और जो अंधेरे में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, आप सबको पता है ना कि समुद्र बहुत गहरा है। तो समुद्र कितना गहरा है अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। तो जहाँ पर उसका प्रकाश सूर्य का प्रकाश पहुँच पा रहा है, वहाँ तक के जो आपके पादप होंगे, जो जीव होंगे उनका पायतंत्र अलग होगा और जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर जो जीवों का और जो पादपों का जो पायतंत्र है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है? तो ये बात डिपेंड करती है प्रकाश पर भी, ठीक है? उसी प्रकार से जलधारा, ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा। दूसरी बात लवणता, जहाँ नहीं ज़्यादा अगर खारा पानी होगा तो वहाँ का पायतंत्र कुछ अलग होगा, अगर कम लवणीय है तो वहाँ का अलग होगा। तो इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो क्या करेंगी? आपके जलीय पायतंत्र को प्रभावित करेंगी, ठीक है? यही बात देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरे पॉइंट में लिख दिया है कि जलीय पायतंत्र में जीवों व पादपों का जीवन इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों के संतुलित होने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, आप सबको पता है। और इन कारकों के असंतुलन की स्थिति में जलीय पायतंत्र का विनाश भी हो सकता है। अतः जलीय पायतंत्र में इन कारकों का विशेष महत्व है, ठीक है? तो अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जलीय पायतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, तो आप इन कारकों को आप वहाँ पे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी उपस्थिति से वहाँ के जीवन की प्रत्याशा बढ़ती है अथवा नष्ट हो जाती है। बात क्लियर है?
चलो, तो कौन-कौन से वो तत्व हैं? तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जल धारा और लवणता, ठीक है? तो जलीय पाई तंत्र को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा पारितंत्र है। तो अब हम पारितंत्र के बारे में जो सागरीय पारितंत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सागर पृथ्वी का 71% भाग घेरे हुए है। ये बातें आप लोग कक्षा 2, 3, 4, 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? प्राइमरी की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो धरती है, वो धरती हमारी इस तरह से है कि इसमें जो है 70% क्या है? जलीय जल है और बाकी जो हमारी लैंड बच गई है वो फिर उसमें क्या है? स्थल है, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि 71% भूभाग पर जो है क्या है? पानी है या फिर सागर है। और इसकी जो औसत गहराई है वो कितनी है? 4000 मीटर औसत गहराई की बात हो रही है, ठीक है? और अ, अलवण जलीय नदियाँ अंत में सागर में मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अलवण मतलब स्वच्छ जल की नदियाँ, लास्ट में कहाँ गिरती हैं? सागर में ही गिर जाती हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं जो सागरीय हमारा पारितंत्र है उसके कितने डिवीजन हैं? उसके 4 डिवीजन हैं। कौन सा? पहला खुला समुद्र, दूसरा बैरियर द्वीप, तीसरा तटरेखा और चौथा प्रवाल भित्ति, ठीक है? अब इन सबका एक अपना अलग-अलग पारितंत्र है और हमको अब इसी के बाद उसको पढ़ना है, ठीक है? तो देखो जो सबसे पहला है क्या है वो? खुला समुद्र। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। चलिए, जो सबसे पहली बात है वो हमारा खुला समुद्र है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि समुद्री पाइतंत्र में आहार श्रृंखला सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की सुलभता, लवणता, पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है, ठीक है? जो हमारा समुद्री पाइतंत्र है वो किस पर डिपेंड करती है? बोलिए भाई। वो हमारे जो है आहार श्रृंखला पर, सूर्य के प्रकाश पर, ऑक्सीजन पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर और जो वहाँ की लवणता है, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता उन पर डिपेंड करती है, ठीक है? और ये सभी कारक समुद्र की ऊपरी सतह पर उपलब्ध होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी जो हमने आपसे ऊपर वाली बात बताई थी कि ये देखो की सतह पर, तो सतह का मतलब एकदम सतह पे नहीं, सतह से लेकर के कुछ दूरी तक, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका सूर्य का प्रकाश पहुँच पा रहा है और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वो पारतंत्र अलग हो जाएगा, ठीक है? चलिए। अब देखते हैं दूसरी बात कि प्रकाश की तीव्रता गहराई में जाने पर कम हो जाती है, आप सबको पता है। यहाँ 200 मीटर तक के मंडल को प्रकाशित तथा उसके नीचे के मंडल को या क्षेत्र को अप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? देखो, जो सूर्य का प्रकाश वो है वो कहाँ तक पहुँच पाता है? 200 मीटर तक ही पहुँच पाएगा। क्योंकि भाई देखो, आपका जो पानी है तो पानी का जो वहाँ सागर है उसकी गहराई है। अब गहराई में सूर्य का प्रकाश कहाँ तक जा पाएगा भाई? उसको पानी रोकेगा ना। तो 200 मीटर तक उसका सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है और 200 के बाद फिर वहाँ पे नहीं दिख पाता। अब देखिए तीसरी बात कि प्रकाशित मंडल में ही जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पा रहा है, वहाँ तक प्राथमिक उत्पादक जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन व हरे पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पा रहा है, वहाँ पर जो हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं, है ना? उसमें क्या-क्या हैं? फाइटोप्लैंक्टन हैं और हरे पेड़-पौधे हैं, ये पाए जाएँगे और इसके बाद का जो पायतंत्र है, वहाँ पर ये लोग नहीं पाए जाएँगे, ठीक है? क्योंकि भाई जब वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो जो हमारे जो वहाँ के पादप हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाएँगे, सीधी-सी बात है। तो जब नहीं बना पाएँगे, तो वो जो पायतंत्र है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपका जो आपका खुला समुद्र है उसकी बात हुई, है ना? परिचय हो गया आपका। अब परिचय के बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा खुला समुद्र है, ठीक है? इसके पायतंत्र में पादप जात कौन-कौन से पाए जाते हैं और प्राणियाँ कौन-कौन से पाई जाती हैं, ठीक है? किस प्रकार के वहाँ के पादप होंगे और किस प्रकार के वहाँ के जीव होंगे। तो जो सबसे पहली बात है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि समुद्री जल का ताप परिवर्तन स्थल की अपेक्षा अधिक न्यून होता है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, आप सबको पता है। लेकिन जो हमारा ये है पानी है या जो जल का क्षेत्र है, वो क्या होता है? बहुत देर में गर्म और बहुत देर में ठंडा। यानी कि जो उसका ताप का परिवर्तन है वो क्या बिल्कुल कम से कम है, ठीक है? दूसरी बात लिखी गई कि जल स्तंभ के कारण द्रव स्थैतिक दाब समुद्र में गहराई के साथ-साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। जितना आप समुद्र के अंदर जाएँगे वहाँ पे क्या होगा? दाब और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है? दूसरी बात लिखा गया कि यह मान सतह पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तथा सर्वाधिक गहराई में
यह लगभग 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा समुद्र है, तो इसके 2 पार्ट, यहाँ का दाब कुछ और यहाँ का दाब कुछ और। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुछ और होता है, यहाँ पर प्रेशर कुछ और होगा। ठीक है? चलिए, तीसरी बात ये कह रहा है कि अधिक गहराई में रहने वाले जीव उच्च दाब के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब जो जीव जंतु यहाँ नीचे वाले में पाए जाएंगे, ये क्या है? ये अत्यधिक दाब झेल पाने की स्थिति में होते हैं। इस नाते उनका जो जीवन है वो कहाँ पे होगा अनुकूलित? नीचे। ठीक है? और सागरी जीवों को प्रमुख रूप से प्लैंकटन और नेक्टन तथा बेंथस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, जो वहाँ के जीव हैं, जो हमारे सागरी जीव हैं, उनको हम देखें क्या कर सकते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन-कौन सा? प्लैंकट, नेक्टन और बेंथस के नाम से उसको हम और डिवाइड कर पाएँगे। ठीक है? चलिए, 2 बातें आपको मालूम चली कि जो हमारा खुला समुद्र है, उसमें जो हमारे जीव होंगे वो 2 पार्ट में रहेंगे। पहला पार्ट कौन-सा? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और जहाँ पे दाब जो है कम है। दूसरा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है और जहाँ पे जो दाब है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्रों में क्या पाए जाएँगे? वहाँ के पादप और जीव-जंतु पाए जाएँगे। ठीक है? अब जो वहाँ के जीव-जंतु हैं, वो कितने प्रकार के होंगे, वो चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। ठीक है? कि जो हमारे सागरी जीव है, उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव-जंतु पाए जाते हैं। तो जो पहला टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकट बोलते हैं, दूसरे वाले को नेक्टन बोलते हैं और तीसरे वाले को हम बेंथेस बोलते हैं। अब ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो डिवीज़न किया गया है, ये इनके आहार की उपलब्धता तथा इनके जो आकार, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े जीव होंगे। तो आकार के आधार पर इसको हमने डिवाइड किया है, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने उसका डिवीज़न किया है। ठीक है? चलें आगे। अब हम जानेंगे कि प्लैंकट क्या होते हैं, नेक्टन क्या होते हैं और बेंथेस क्या होते हैं। ठीक है? चलो भाई। देखो, अब जो सबसे पहला है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकेट समुदाय। प्लैंकेट समुदाय क्या है? एक ऐसा निकाय है, जिसके अंतर्गत कुछ वहाँ के जो जो जीव-जंतु होंगे या जो पादप होंगे, उनकी संरचना दूसरे वाले समुदाय से क्या होगी? भिन्न होगी। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से होगा, कैसे होगा, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कि सागरीय बायोम में प्रकाशित क्षेत्र। अब देखो ध्यान से इसको समझिए कि सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र और सागर के ऊपरी एपीपेलैजिक मंडल तथा सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु पादप को प्लैंकेट बोलते हैं। वही जो बात अभी आपको हम ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं कि जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा वहां का पायतंत्र अलग, वहाँ के जीव-जंतु अलग, वहाँ के पादप अलग, ठीक? और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ के जीव-जंतु अलग, वहाँ के पादप अलग और वहाँ का पायतंत्र अलग, ठीक है? तो जो प्लैंकेट वाली बात होगी, तो प्लैंकेट कहाँ पाया जाएगा? प्लैंकेट वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे प्रकाशित क्षेत्र होगा और ये प्रकाशित क्षेत्र कहाँ पे होगा? सागर के 200 मीटर तक, सागर की गहराई में 200 मीटर तक, ठीक? अब इनके जो जीव-जंतु उसकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो सूक्ष्म पादप हैं, जैसे शैवाल हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, आदि प्लैंकेट समुदाय के जीव हैं। इसी श्रेणी में पादपों को फाइटोप्लैंकेट और जंतुओं को जूप्लैंकेट कहते हैं। देखो, प्लैंकेट एक निकाय है जिसके अंतर्गत पादप और जीव, जो पादप वाला समुदाय है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंकेट बोलते हैं और जो हमारा जीवों का समुदाय है, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या बोलते हैं? जूप्लैंकेट बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, तीसरी बात हम ये कर लेते हैं, जो फाइटोप्लैंकेट हैं, वो सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनके जो आकार हैं, वो बड़े छोटे होंगे, ठीक है? तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तैयार करते हैं। जो हमारा फाइटोप्लैंकेट मतलब जो हमारे जो प्रकाशीय क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं या जो पादप हैं, वो क्या करते हैं? वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और जो जूप्लैंकेट हैं, वो फाइटोप्लैंकेट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बोलो भई? जो हमारा जू प्लैंकेट मतलब जो खुले जो प्रकाशित क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव-जंतु हैं सागरीय, वो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? फाइटोप्लैंकेट पे डिपेंडेंट हैं। ठीक? ठीक है। आगे लिखा गया कि फाइटोप्लैंकेट खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं और सागरीय जीव इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई भई? देखो, इतनी बात में हमने सिर्फ़ आपको इतनी सी बात समझाई है। कितनी बात समझाई है? यहाँ भी गोजागा जी है। चलो। इसमें सिर्फ़ आपको हमने 2 बातें अभी तक बताई हैं कि ये हमारा अगर एक सागर है, ठीक है? 1 सेकंड। मान लीजिए अगर ये हमारा एक सागरीय क्षेत्र है, ठीक है? ये।
तो ये देखो जो आपका यहाँ से मान लीजिए ये आपका 200 मीटर की 200 मीटर है, ठीक है? 200 मीटर, ठीक? अब इस 200 मीटर में जितने भी आपके पादप और जीव पाए जाएँगे, इन सबको एक विशेष तौर पे नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लैंकेट बोलेंगे। अब प्लैंकेट में जो पादप आपका होगा उसको क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंकेट बोलेंगे और जो हमारा जीव होगा उसको क्या बोलेंगे? ज़ूप्लैंकेट बोलेंगे, ठीक है? अब जो हमारा फाइटोप्लैंकेट होगा वो क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा और जो हमारा ज़ूप्लैंकेट है वो क्या करेगा? इसी खाने पर निर्भर रहेगा। जिस प्रकार से स्थल पे पौधे खाना बनाते हैं और हम इंसान या जो जानवर हैं वो उस खाने पे डिपेंडेंट हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम थोड़ा-सा फाइटोप्लैंकेट को और थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? फाइटोप्लैंकेट को थोड़ा-सा और हम जानते हैं डीप में कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फाइटोप्लैंकेट आपको पता हो गया कि प्रकाशीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप हैं या जो पेड़-पौधे हैं, ठीक है? या जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, क्लियर? अब थोड़ा इसको और जानते हैं। जो हमारा फाइटोप्लैंकेट है, फाइटोप्लैंकेट सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। अत्यंत कम समय में ये अत्यधिक संख्या में जनन कर देते हैं, परंतु उतनी ही जनसंख्या में ज़ूप्लैंकेट एवं समुद्री जीवों द्वारा इनका भक्षण भी हो जाता है, ठीक है? जो वहाँ के पादप हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वो अपने आप को विकसित करते हैं, लेकिन उतने ही स्पीड से जो हमारे वहाँ के ज़ूप्लैंकेट हैं, वो क्या करेंगे उनको खाने का भी काम करते हैं, ठीक? शैवाल और डायटम इनके क्या हैं? प्रमुख उदाहरण हैं। फाइटोप्लैंकेट के एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? शैवाल हैं और डायटम हैं, ठीक? ये सागरीय जल के ऊपरी भाग पर तैरने वाले पादप हैं। बात क्लियर हो रही है? देखिए बाई सीक्वेंस हमने सारी बातें यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, ठीक है? चलो, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है? दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इनका अधिक विकास ठंडे सागरीय क्षेत्रों में होता है और धारा के बहाव के साथ ये अन्य क्षेत्रों में फैल जाते हैं। चूँकि भाई ये सतह पे होते हैं, है ना? या जल के जो ऊपरी भाग है उसमें होते हैं, तो जब भी बहाव आएगा तो क्या होगा? ये एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है? तीसरी बात ये कही जा रही है कि इनका जो विकास है वो इतना तीव्र होता है कि बहुत जल्दी सागरीय क्षेत्र के आवरण को ढक लेते हैं। ये प्रायः स्वपोषी पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है? चलिए, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो इसमें लिखा गया है कि गोयालाक्स, क्या लिखा गया है? गोयालाक्स एवं जिमोनोडिम प्रजाति के पादपों में अत्यधिक तीव्रता के साथ संख्या में वृद्धि होती है, जिससे लाल भूरे रंग के पौधों का आधिक्य हो जाता है। इस प्रजाति का विकास गर्म समुद्री जलवायु क्षेत्रों में होता है। पादप प्लैंकेट प्रजाति में कुछ बैक्टीरिया भी शामिल हैं जो गर्म एवं शीत दोनों में जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पादप बैक्टीरिया प्रायः प्रकाशित मंडल में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं और पादप बैक्टीरिया सागर तटीय क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें आपकी रही हैं किसकी? फाइटोप्लैंकेट की। मतलब वहाँ के जो प्रकाशीय के जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो पाई जाने वाली जो पादप हैं, उनके बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, वो है ज़ूप्लैंकेट के बारे में। ज़ूप्लैंकेट क्या होता है? जो प्रकाशित क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव-जंतु हैं, उनकी बात कर लेना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ज़ूप्लैंकेट बोलते हैं। देखो इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं कि ज़ूप्लैंकेट सागरीय जंतुओं का जीवन रूप है। सागर में 1 मिलीमीटर से लेकर के कई मीटर तक के जीव पाए जाते हैं। मतलब बहुत छोटे से छोटे-छोटे जीव से लेकर के बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ या बहुत बड़े स्तनधारी या बहुत बड़े जीव तक के जीव पाए जाते हैं, जो पोषण स्तर के आधार पर अलग-अलग होते हैं। ठीक है? अब देखो पोषण स्तर के आधार पर अलग-अलग होते हैं। जो जीव बहुत बड़े होंगे, उनका स्थान रहने का कुछ और होगा, जो बहुत छोटे हैं, उनके रहने का स्थान कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि उनके आहार की उपलब्धता उस क्षेत्र में होगी, तो जहाँ पर उनकी उपलब्धता होगी, तहाँ पर वो अपने आप को अनुकूलित रख पाएँगे या जीवित रख पाएँगे। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ अवसाद पोषित जंतु होते हैं। अवसाद पोषित का मतलब क्या है? जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पे क्या? वहाँ पे अवसादी चट्टानें होती हैं और इन चट्टानों पर वो रासायनिक पदार्थ डाल करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है? चलो, तीसरी बात कि जो शाकाहारी ज़ूप्लैंकेट फाइटोप्लैंकेट पर निर्भर करते हैं। जो शाकाहारी जीव-जंतु हैं
प्रकाशित क्षेत्र के, वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट है किस पे, फाइटोप्लैंक्टन पर। ये जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चौथी बात, इन सूक्ष्म जू प्लैंकेट को खा करके बड़े मांसाहारी जंतु प्लैंकेट अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इन सूक्ष्म जू प्लैंकेट्स मतलब जो छोटे छोटे जू हैं जो डिपेंडेंट है किस पे, आपके शाक पे या जो आपके पादपों पे, इनको खा करके जो बड़े जीव हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और पांचवी बात ये लिखी गई कि कुछ जू प्लैंकेट अपने आरंभिक काल में सतह पर रहते हैं तथा बड़े होने पर ये जू प्लैंकेट नेक्टन या बेंथस की श्रेणियों में आ जाते हैं। अब देखो, नेक्टन क्या है, प्रकाशित क्षेत्र के बीच के और नीचे, और जो बेंथम और नीचे, ठीक है, श्रेणियों में आ जाते हैं। कोपाड एक प्रमुख जू प्लैंकेट है जो अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। जैसे देखो, जब यूपीएससी का पेपर होता है तो उसमें आता ना कि ये शब्द किस चीज से संबंधित है, या अभी हाल ही में खोजा गया ये शब्द क्या है। जैसे अगर कोपाड, ये क्या है भाई, तो ये क्या है, ये जू प्लैंकेट है, मतलब समुद्र प्रकाशीय जो क्षेत्र है उसमें पाया जाने वाला क्या, एक जीव है, ठीक है, ऐसे आता है। तो ये बातें आपकी होगी किसकी, फाइटोप्लैंकेट की और जू प्लैंकेट की। अब आगे बढ़ें। अब देखिए, और ये अभी तक हमने कहाँ पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ा प्लैंकेट समुदाय के। अब हम आ रहे हैं नेक्टन समुदाय में। अब नेक्टन समुदाय में क्या होगा, मतलब ये जो हमारा सागर है तो इसके इसके कई लेयर्स हैं। ये देखो, जहाँ पर प्रकाश आ रहा है वो लेयर, जहाँ पे प्रकाश कम है या जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं है, तो 3 आपके हो गए लेयर ना। तो इसी प्रकार से अब यहाँ का हमने अध्ययन कर लिया, अब हमको यहाँ का पढ़ना है, उसके बाद आ जाएंगे सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, दूसरी बात करते हैं, तो आते हैं नेक्टन समुदाय में। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत बड़े आकार वाले तथा शक्तिशाली जंतु आते हैं। ये धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होते हैं। अब देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ पे आ जाएगा कि नेक्टन समुदाय के जीव जंतु बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये विपरीत धारा के में चलने के अनुकूल होते हैं, तो सेंटेंस सही है। तो जो सेंटेंस वाले सवाल बनते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो सारे सवाल इस वाले जो बड़े वाले टॉपिक्स हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और जो छोटे सवाल हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला वाला सवाल आ गया है ना, जैव भार वाला वाला सवाल आ गया, तो उसको जो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्लियर है। चलिए, दूसरी बात हम कर लेते हैं। और चलिए, नेक्टन की हम लोग बात करें तो नेक्टन समुदाय में क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी जान लेते हैं। तो पहली बात आप लोगों ने जान ही ली कि यहाँ पर जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही शक्तिशाली होंगे और बहुत बड़े होंगे। और क्या होंगे, ये विपरीत धारा में चलने के अनुकूल होंगे या सक्षम होंगे। दूसरी बात, इसमें अधिकांश जंतु कशेरुकी होंगे, है ना। इस समूह की प्रमुख जंतु मछली है, जिसमें छोटी से लेकर के बड़ी मछलियाँ शामिल हैं। हेरिंग, प्लेस, कार्ड, स्क्विड्स प्रमुख मछलियाँ हैं, ये मछलियों के नाम हैं, ठीक है। अन्य जंतुओं में सील। अब देखो, सील के बारे में एक बात लिखी गई कि प्रजनन स्थल पर होगा, लेकिन जो भोजन होगा वो सागर में होगा। सील क्या करती है, जब सील को प्रजनन करना होगा तो कहाँ जाएगी, स्थल पर, और जब उसको भोजन लेना होगा तब कहाँ आएगी, सागर में। ये इसकी क्या खासियत है। जो अन्य जंतु हैं इस समुदाय के, वो क्या हैं, सील हो गए, टूथ वेल हो गई, ठीक है, डॉल्फिन हो गए और सी काऊ हो गए। तो ये जो है इसके अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ जीव हैं, किसके, नेक्टन समुदाय के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको हमारा है वो है बेंथिक समुदाय। अब बेंथिक में क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। इस समूह में सागर के तल पर, अब देखो, हमने अभी सबसे ऊपर की बात कर ली, फिर हमने बीच की बात कर ली, अब हम आगे कहाँ पे, सागर के तल पे आ गए। तो इस समूह में सागर के तल के समूह के समीप रहने वाले जो पादप व जंतु आते हैं, इन जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है तथा इनकी कुल प्रजातियां सागरीय जंतुओं की समस्त प्रजातियों का लगभग 16% होती है। मतलब पूरे सागर में जितने जीव जंतु या पादप पाए जाते हैं उनका जो 16% है वो कहाँ पाया जाएगा, उनकी तलहटी में, मतलब उसके बिल्कुल तल पे पाया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात कि इस वर्ग के प्रमुख पादपों में स्वीड्स, बड़े शैवाल, जोस्टेरा, टर्टल घास, घास व खरपतवार आदि शामिल हैं। बेंथम समूह के कड़े खोल वाले जंतु अधिक पाए जाते हैं। अब देखो, बेंथम समूह में कड़े खोल वाले जंतु जो है अधिक पाए जाएंगे। जैसे क्या, शंख हो गई, घेंगा हो गया, है नहीं, होता है, क्योंकि इनके जो खोल हैं वो क्या, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। कछुए आपके हो गए, वो सब हो जाएंगे, है ना।
अब देखो, अब इनके नाम हम बता दें जो बहुत खास जंतु वहाँ के हैं बेंथम समुदाय के। तो क्या है, बाइबेल हो गया, मुजेल हो गया, आयस्टर हो गया, स्टारफिश हो गई, शार्क हो गई, ऑक्टोपस हो गया, टैग फिश हो गया, और जो और भी जो भी जंतु आदि, ठीक है। तो ये सारे जंतु कहाँ पाए जाएंगे, उसके तल पे पाए जाएंगे, है ना। और वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, बेंथिक समुदाय। मतलब ये जो आपके जीव जंतु, इनका जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक समूह बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने जो सागर के जो सबसे ऊपरी भाग के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पे प्रकाश पहुँचता है, उसके बाद कम प्रकाशीय क्षेत्र, है ना, उसके बाद जहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो इस प्रकार से हमने जो है सागर के 3 पार्टों को पढ़ा। मतलब खुले समुद्र की बात हो रही है। अब एक बात और आती है समुद्री घास की, है ना? थोड़ा-सा इसको भी इसी साथ चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, समुद्री घास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि समुद्री घास विशेष प्रकार की एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्प पादक होते हैं, जो घास की तरह प्रतीत होती हैं। समुद्री घास में विकसित पुष्प खिलते हैं। ये पूरी तरह पत्ती और तने में विभाजित होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात कि ये समुद्र के शांत, हल्के और दलदली तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणीय जल में रहने वाले पादप समुद्रों में ये एकमात्र समूह है। और तीसरी बात ये है कि यह भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखो, ये सवाल बनता है कि जो समुद्री घास है वो भारत के संदर्भ में कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाई जाएगी। चौथी बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तमिलनाडु एवं लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में लवणता अधिक होने के कारण समुद्री घास की प्रचुरता यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। और पांचवी बात यह है कि समुद्री घास भौतिक रूप से अत्यधिक लाभदायक होती है। ये धाराओं की गति तथा आवेग को कम करती है तथा जल से अवसादों को अलग करती है। ये तटीय क्षेत्रों पर अवसादों के अस्थायित्व को बढ़ाती है, जिससे कि अपरदन कम होता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो समुद्री घास के संदर्भ में रही। तो जो सागरीय तंत्र का जो पहला पार्ट था, पहला जो डिवीजन था, जिसको हमने कहा कि सागरीय पायतंत्र, वो बातें अब यहाँ पे पूरी होती हैं। सबको क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा जो डिवीजन है वो क्या है, बैरियर द्वीप पायतंत्र, है ना। ये अपना एक अलग पायतंत्र है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, सागरीय पायतंत्र के अंतर्गत जो खुला समुद्र है उसका जो पायतंत्र है, जो वहाँ के जीव जंतु हैं, जो वहाँ के पादप हैं, जो वहाँ के अजैविक तत्व हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बैरियर द्वीप पायतंत्र। इसमें बस केवल 2 लाइनें हैं, जान लीजिए। तो पहला लिखा है कि बैरियर द्वीप पायतंत्र जैव विविधता के प्रमुख स्रोत हैं। सागर में मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मिट्टी के जमाव से इनका निर्माण होता है। बैरियर द्वीप का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि देखो, जब भी अवसादी शैलें बनती हैं वो बहुत समय के बाद और बहुत ज़्यादा ताप के परिवर्तन के बाद बनती हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि हिमयुग की समाप्ति के साथ ही इनके निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब देखो, जब हमारा हिमयुग समाप्त हुआ था तब से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ थी। और बैरियर द्वीप तटीय क्षेत्र को तूफान या सुनामी बचाते हैं। ठीक है, आदि से बचाते हैं। बैरियर द्वीप जो है वो, जो ये जो बैरियर द्वीप है वो तटीय क्षेत्र को तूफान या सुनामी आदि से बचाते हैं। और तीसरी बात यह है कि यह स्थल व जल पायतंत्र के बीच का एक तंत्र है। अब देखो, जो बैरियर द्वीप पायतंत्र है इसको आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा फोटो के लिए। तो यहाँ पे दो लिखा कि यह स्थल व जलीय पायतंत्र के बीच का एक पायतंत्र है, जिसमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र को सीमा परिवर्तन इस क्षेत्र की जो सीमा है वो परिवर्तित होती रहती है। मतलब कभी इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा तो कभी इसका क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये कुछ बातें जो है बैरियर के बारे में रही। अब जो तीसरी बात है वो है हमारा तटरेखा पायतंत्र के बारे में। तो तटरेखा पायतंत्र क्या होता है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो पहला वाला है, तो तटरेखा पायतंत्र मतलब क्या, जो तटों के जो किनारे का भाग है वहाँ का जो एक अपना पायतंत्र होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहली बात यह है कि इस पायतंत्र को अंतर्ज्वारीय पायतंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ज्वार भाटा आते हैं उससे क्या, उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो क्या है, उसके तट ही हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो पायतंत्र है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो वही कहा जा रहा है कि इस पायतंत्र को अंतर्ज्वारीय पायतंत्र भी कहा जाता है। इसे पथरीले तथा रेतीले तट में बांटा जाता है। पथरीला अलग और रेतीला अलग। यह अत्यधिक जैव विविधता वाला
क्षेत्र होता है एवं निम्न ज्वार तथा उच्च ज्वार के क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। यह क्षेत्र जलधारा, लवणता, तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि इस पाइतंत्र में वाइवेल्स, ब्रिटल स्टार, क्लैम, केकड़ा, हर्मिट क्रैब, लिम्पेट, आयस्टर, सी स्टार, स्टारफिश, जंतुप्लवक, घोंघा आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, जीव जंतु हैं। ये हो गई आपके तटरेखा पाइतंत्र के बारे में कुछ बातें। अब जो सबसे चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट है, वो है हमारा प्रवाल भित्त पारितंत्र। ठीक है, चलो भाई इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम लोग जो है बात करते हैं अपने प्रवाल के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रवाल भित्ति आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सबने जाना अभी ऊपर कि जो हमारा सागरीय पाइतंत्र है उसका जो चौथा डिवीजन है उसमें हम लोग जानेंगे प्रवाल भित्तियों के पाइतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर प्रवाल भित्तियाँ होती क्या है ना। तो सबसे पहले हम उसका परिचय कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं, जो पहला पार्ट है वो है पहला कि प्रवाल जो है एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिनमें मुलायम जीव रहते हैं। जैसे ये आपका एक कोई कठोर पदार्थ है और वो क्या है, चट्टान है, मतलब चूना पत्थर। इसमें इसकी जो खोल है उसके अंदर उसमें क्या है, चूना पत्थर है। और इसी के अंदर जो एक रास्ता है और उसमें कोई एक जीव रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या एक मूंगा है या प्रवाल है। ठीक है, अब असल में होता क्या है कि एक प्रवाल का कोई अस्तित्व बहुत ना के बराबर, लेकिन जब कई सारे मूंगे एक साथ आके मिल जाते हैं तब ये हमको एक चट्टान की तरह दिखते हैं। अब इनका आकार बहुत प्रकार से हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एकदम सीधा होगा या चौकोर होगा या गोल, ऐसा नहीं है। उसका कोई भी आकार हो सकता है, लेकिन जब भी होगा वो क्या होंगे, मतलब कई लाख कई हजार जो मूंगे होंगे वो एक साथ ये क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, तब वो हमको चट्टानों की तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मूंगों की चट्टान बोलते हैं या दीवार बोलते हैं। तो उसी को जब अगर साइंस की भाषा में कहें तो भित्ति बोलते हैं, मतलब दीवार है ना, प्रवाल भित्ति बोलेंगे उसे। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिसके अंदर एक मुलायम जीव रहता है। और ये प्रवाल हजारों लाखों की संख्या में एक साथ जुड़े रहते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। और देखिए ये वहीं पाए जाएंगे जहां पर सागर का तापमान 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक, वहां पर पाए जाते हैं। दूसरी बात कि प्रवाल कम गहराई में पाए जाते हैं। कम गहराई का मतलब क्या, ऊपरी सतह पर, सागर का जो ऊपरी सतह है वहां पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसाद रहित होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का जो मुख है वो बंद हो जाता है एवं वे मर जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मूंगा है और अगर इसमें कोई अवसाद या मतलब कोई जो परतदार चट्टान होती है अगर वो घुस जाएगी तो क्या वो जो जीव हमारा है वो उसी के अंदर बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, उसको वहां तक पहुंच नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा। तो इस नाते ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया। और चौथी बात ये है कि प्रवाल कई प्रकार के विशेष रंगों के होते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो प्रवाल हमारे होंगे वो कई सारे रंगों के होंगे। ऐसा नहीं कि केवल लाल रंग का होगा, लाल, नीला, हरा या बहुत सारे ऐसे रंगों के होते हैं। जब कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी शरीर पर कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है। इसकी आवृत्ति टहनियों की तरह अथवा शाखाओं की तरह हो जाती है, मतलब क्या, एक श्रृंखला की तरह ये जो बनते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल जीव मरने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती है। इस दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं, है ना, या मूंगे की दीवार कहते हैं या मूंगे की चट्टान कहते हैं या प्रवाल भित्ति कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहली बात क्या कि प्रवाल क्या एक जीव है जो बहुत मुलायम होता है और उसकी जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, वो चूने के पत्थर की बनी होती है। और जब वो मर जाता है तब जो बगल वाला है वो भी उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है,
आइए अब जानते हैं कि अभी तक हमने जाना कि प्रवाल भित्ति क्या होती है, ठीक है? अब जो 5वीं बात है, वो ये है कि प्रवाल एक जीवित प्राणी है। कोरल जूजैंथली, है ना? जूजैंथली के साथ सहोपकारिता में रहता है। मतलब क्या? ये जूजैंथली है, वो एक प्रकार की शैवाल है, ठीक है? जो कि प्रवालों को पोषक तत्व प्रदान करती है और जीवंत रंग भी प्रदान करती है। अब देखिए, ये आपकी मूंगा है। अब इस मूंगे के ऊपर कौन आ गई? एक शैवाल आ गई। उस शैवाल का नाम क्या है? जुजैंथली। अब इनका जो शैवाल का जो मूंगे के साथ, जो प्रवाल के साथ जो संबंध है, वो क्या सहजीविता का है कि भाई कुछ मैं आपको दे दे रहा हूँ, कुछ आप मुझे दे दीजिए और दोनों भाई साथ-साथ रहेंगे। ठीक है? तो प्रवाल ने क्या किया कि प्रवाल ने उस एल्गी को या उस शैवाल को अपने ऊपर रहने की जगह दे दी। ठीक है? दूसरा, उस शैवाल ने मूंगे को खाने के लिए उसका पोषक तत्व दे दिया। अब दोनों साथ-साथ रह रहे हैं। तो इसी वजह से आप जब यहाँ पे देख पाएँगे, जो नीचे आप फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत लाल, पीली, हरी, नीले कुछ दिख रहा है। तो ये जो रंग आ रहे हैं, ये रंग कौन दे रहा है? शैवाल दे रहा है। किसको दे रहा है? मूंगे को दे रहा है, मतलब प्रवाल को दे रहा है। ठीक है? तो वो जो मूंगा है, वो अपना जो पोषक तत्व है, वो और प्लस रंग कहाँ से प्राप्त कर रहा है? शैवालों से। और शैवाल क्या कर रही है? अपने लिए एक आवास या रहने की जगह कहाँ से प्राप्त कर रही है? प्रवाल से प्राप्त कर रही है। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। और दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। फिर लिखा गया है कि इसमें जो ज़ैंथली उसे भोजन तथा कोरल उसे आवास की सुविधा प्रदान करता है। प्रवाल भित्तियों को विश्व की सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है, मतलब हॉटस्पॉट माना जाता है तथा इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। अब देखो, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है कि समुद्र का वर्षा वन क्या है? वो आपका क्या है? प्रवाल भित्तियाँ हैं। ठीक है? क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक? तो ये तो कुछ परिचय था आपका कि प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रवाल भित्तियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा वलयाकार और तीसरा अवरोधक प्रवाल भित्तियां। और ये जो उनके आकार और आहार श्रृंखला के आधार पर बनाई जाती हैं। ठीक है? चलो भाई, पहली बात कर लेते हैं तटीय प्रवाल भित्ति की। ये क्या होता है? महाद्वीपीय तथा द्वीपीय तट क्षेत्र में से लगे प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। मतलब जो हमारा तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो इनकी जो चट्टानें आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं। नंबर 2 है कि हालाँकि ये भित्तियाँ तट से सटी रहती हैं, परंतु कभी-कभी इनके एवं स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण इनमें छोटे लैगून का निर्माण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोट चैनल। लैगून का मतलब होता है झील, झील टाइप, ठीक है ना? होता क्या है, जो हमारा मूंगा है, वो क्या होता है, ये जो चट्टान ऐसे बनते क्या कर लेता है, एक बार एक झील का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार का अगर कोई शेप कहीं दिखता है, मूंगे की चट्टान की या प्रवाल की चट्टान की, तब उसको हम क्या बोलते हैं? लैगून का निर्माण करते, इसको हम बोलते हैं बोट चैनल बोलते हैं। ठीक है? चलिए, अब इस ये पाया कहाँ जाता है? आप उसको भी जान लो। ये जो दक्षिण फ्लोरिडा, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी के निकट रामेश्वर, सोसाइटी द्वीप समूह आदि स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। कौन से? ये जो लैगून वाले हैं या जो बोट चैनल वाले प्रवाल भित्तियाँ वो। ठीक? सेकंड आपका है वलयाकार प्रवाल भित्ति। ये क्या है? ये अंगूठी तथा घोड़े की नाल की आकृति वाली होती हैं और इनके केंद्र में लैगून या की झील होती है। दूसरी बात यह है कि इनके बीच-बीच में खुले भाग पाए जाते हैं, जिस कारण खुले सागर और लैगून का संपर्क बना रहता है। तीसरी बात यह है कि वलयाकार प्रवाल भित्ति के मुख्य उदाहरण कौन-कौन से हैं? फिजी एटॉल तथा एलिस द्वीप में फुनाफुटी एटॉल। लक्षद्वीप समूह में भी अनेक एटॉल पाए जाते हैं। तो ये जो वलयाकार जो प्रवाल भित्ति है, इसको क्या बोलते हैं? एटॉल। ये देखो लिखा ना, अंग्रेजी वर्ड है एटॉल। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? वलयाकार प्रवाल भित्ति को बोलते हैं एटॉल। तो ये फिजी का एटॉल है ना? एलिस द्वीप में फुनाफुटी एटॉल पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो एटॉल हैं वो यानी कि वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ हैं वो पाई जाती हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, आज इसके तीसरे प्रकार की, तो वो क्या है? अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ हैं। चूँकि यह प्रवाल भित्ति अन्य दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियों की तुलना में विशालतम होती हैं और इनका विकास तट के समानांतर होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट
पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये चीज़ आपको आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। और ये किस प्रकार की है, ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, तो ये कुछ चर्चाएं हमने आपके साथ की हैं कि प्रवाल भित्ति क्या होती है और प्रवाल भित्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रवाल भित्तियों का जो पायतंत्र है आज चूंकि वो खतरे में है, और उसके खतरे की वजह क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसके दो प्रकार के खतरे हैं, एक जो प्राकृतिक और दूसरा हमारा है मानव जनित। ठीक है, प्रकृति में क्या है, अल्नीनो, ये जो अल्नीनो है और जो हरिकेन है, ये क्या, ये चक्रवातों के नाम है। ठीक है, तो अगर जब अल्नीनो आती है या जब हरिकेन आता है, तब ये क्या करता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है या टूट जाते हैं, जो चट्टानें वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। ठीक है, दूसरी सागरीय अम्लीकरण, तो जो अम्ल जब चूने पर पड़ेगा तो क्या होगा, वो अपना जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खोना प्रारंभ कर देगा। प्रवाल भित्तियों को खाने वाले समुदाय। ठीक है, और पांचवा है रोग, अगर कोई पादप जनित रोग उसमें लग गया तो उसका जो डिस्ट्रॉय होना वो प्रारंभ हो जाता है। ये तो आपके प्राकृतिक कुछ रीजन्स हैं। जो मानव जनित है वो क्या है, कि मछली पकड़ने की गलत तथा क्षतिकारी पद्धतियां, ये कई बार जो प्रवाल भित्तियों को क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त कर देती हैं। तो दूसरा, तटीय विकास, जब कई बार तटों को बनाया जाता है तो उस दौरान भी बहुत सारी जो प्रवाल भित्तियों हैं वो क्या, वो उन पर भी संकट आ जाता है और वो टूट भी जाती हैं। दूसरा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। चौथा, पर्यटन, पर्यटन से तो इंसान जो है जहाँ जहाँ भी जाता है गंदगी ही फैलाता है, लेकिन कुछ लोग उसको साफ भी करते हैं। तो जो पर्यटन के दौरान भी जब आपका जो है ये प्रभावित होती हैं। समुद्री प्रदूषण, तलछट या अवसादों में जब वृद्धि हो जाती है। सातवां है कि कोरल खनन, मतलब जब मूंगा खोद के निकाला जाता है तो भी ये जो चट्टानें वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित होती हैं। और आठवां है नौका परिवहन, और नौवां है आपका परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण के दौरान जब आपका परमाणु बम उस समुद्र में गिराया जाता है तो उससे भी जो आपका ये है प्रवाल भित्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक है, और इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि पिछले 2 दशकों में विश्व की 20% कोरल लीफ समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में केवल 30% कोरल लीफ ही किसी संकट से बाहर है। प्रवाल भित्ति के खतरे के प्रमुख कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हैं। और लास्ट बात यह है कि समुद्री पायतंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में रही हैं। अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में जो है मुख्यतः 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन कौन से, पहला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाई जाती हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। इन सब के अलावा भी तरकली, अग्रिया, विजयदुर्ग यानी कि महाराष्ट्र, नेटरानी द्वीप यानी कि कर्नाटका आदि में छोटी मोटी तौर पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब आप ये लोग ये जानते हैं कि प्रवाल भित्तियों का हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। क्या, जैसे लाभ ये हैं कि इनसे बहुत तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह के खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पर्यटन के लिए एक अच्छा स्रोत है ना। तो अब चूंकि ये चीज़ें हैं तो इन सब का हमको संरक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, अब उस संरक्षण के लिए क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो चीज़ें हमने आगे यहाँ पे लिख दी हैं। तो ये सब संरक्षण वाली जो करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके नाम हैं। तो इसको भी आप लोग एक बार जान लीजिए केवल बस। तो जो पहला है वो है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो आईसीआरई मतलब इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को सहायता प्रदान करता है। और यह जो आईसीआरआई है वो विभिन्न वैज्ञानिक खोज एवं समन्वय द्वारा कोरल पाइतंत्र की सूचना साझा करता है तथा उसके संरक्षण एवं प्रबंधन में सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जो दूसरी संस्था है उसका नाम है कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रोडिक्शन सिस्टम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है तटीय जल को स्वच्छ रखना तथा प्रदूषण से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करना। और 2001 में इसे संशोधित व पुनर्गठित किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित नियमों, विधानों तथा परामर्श सेवाओं के उपबंध शामिल किए गए थे। क्लियर है। और तीसरी बात यह है कि लैंड ओशन इंटरेक्शन इन द कोस्टल जोन, ये आपकी चौथी संस्था है जिसका जो क्रियान्वयन है वो 1993 में किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तटीय क्षेत्रों में आने वाले वैश्विक बदलावों पर नज़र रखना। इसके साथ जो चौथा है वो इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट है।
इसका जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी और इसका जो प्रमुख कार्य है वो तटीय तथा मरीन क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन करना है। और जो पाँचवीं बात वो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में, ये हमारे भारत का हिस्सा है, पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रवाल भित्ति के संरक्षण के उपाय सुझाना है। कौन सी संस्था है वो, मतलब कौन सा वो इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे बनाया गया, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, इसका उसका उद्देश्य क्या है, वो है प्रवाल भित्तियों के संरक्षण में उपाय सुझाना। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आज की क्लास में हम लोगों ने समझी हैं, तो जिसमें हम लोगों ने सागरीय जो हमारा पायतंत्र है उसके संबंध में कुछ बातें हमने आज जानी हैं। तो एक बार हम फिर से आपको थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं कि जो हमारा सागरीय पायतंत्र है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने खुला समुद्र, वैरियर द्वीप, तटरेखा और प्रवाल भित्तियाँ, इन चारों के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज हमने प्राप्त की। ठीक है, अब जो कल की क्लास होगी हमारा, तो उसमें हम लोग आएंगे स्वच्छ जल पायतंत्र में और संक्रमणकालीन पायतंत्र के बारे में। ठीक है दोस्त, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।